हे गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एम लक्ष्मीकांत के इंडियन पॉलिटी का थर्ड चैप्टर सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो अपना लक्ष्मीकांत बुक ओपन करके बैठ जाओ और उसका फर्स्ट पैराग्राफ देखो। मैंने इस पूरे चैप्टर का शॉर्ट नोट्स तैयार कर लिया है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो तुम किसी भी मीडियम को हो तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दुनिया का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि तुम जानते हो। और इसकी खासियत क्या है कि ये किसी एक देश से नहीं लिया गया है, बल्कि दुनिया के कई बेस्ट प्रोविजंस का ये मेल है। तो इसी वजह से इसे कहते हैं यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो यही है, यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ये किस तरीके से है। तो देखो सेंटेंस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक इन इट्स कंटेंट्स एंड स्पिरिट, यानी कि जो भारत का संविधान है अपने विषय वस्तु और भावना दोनों में अद्वितीय है। कैसे? इस तरह कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह पूरी तरह फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन की तरह, और न ही पूरी तरह रिजिड है अमेरिका की तरह। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दोनों का मिश्रण है, यानी कि इसके कुछ प्रोविजंस फ्लेक्सिबल है, आसानी से अमेंड हो सकता है, और कुछ इसके प्रोविजन रिजिड है, यानी कि उसमें संशोधन करना इजी नहीं होता है। तो ये क्या है? दोनों का मिश्रण है। ये इसके कभी-कभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन कभी-कभी ये यूनिटरी फीचर्स भी अप्लाई करता है। कभी-कभी ये एकात्मक भावना को भी दिखाता है। कैसे? देखो, जब इमरजेंसी के समय सेंट्रल गवर्नमेंट पावरफुल हो जाती है, तो उस समय क्या हुआ कि स्टेट की शक्ति कम हो जाती है और केंद्र की शक्ति अधिक हो जाती है। तो ये एक यूनिटरी फीचर को भी दिखाता है। तो इस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह यूनिक है और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन में। और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो फेडरल भी हो, चाहे वो संघीय भी हो, लेकिन इस टाइप की जो इमरजेंसी में एकात्मक हो जाता है, शक्ति केवल केंद्र के पास चली जाती है, ऐसा फीचर्स दुनिया के किसी भी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। सेकंड देखो, borrowed फीचर्स, यानी कि इट हैज borrowed provisions from almost every constitution in the world, यानी कि इसमें विश्व के लगभग सभी संविधानों से प्रावधान लिए गए हैं। इस सेंटेंस को हम किस तरीके से समझ सकते हैं? देखो, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया के लगभग हर देश से कुछ ना कुछ बोरो करता है, इसीलिए तो इसको कहते हैं बैग ऑफ बोरोविंग्स। इसको क्या कहते हैं? बैग ऑफ बोरोविंग्स। तो जैसे कि मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ब्रिटेन से लिया गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप। उसी तरह यूएसए से लिया गया है फंडामेंटल राइट्स, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट वगैरह। आयरलैंड से भी लिया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। कनाडा से लिया गया है फेडरल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो इस तरीके से हर देश से कुछ ना कुछ लिया गया है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कॉपीड नहीं है, यह कॉम्बिनेशन ऑफ द बेस्ट आइडियाज ऑफ द वर्ल्ड है। यानी कि दुनिया के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो अच्छे प्रावधान है उनको हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि विश्व के लगभग सभी संविधानों से प्रावधान इसमें लिए गए हैं। लेकिन इसमें यह ध्यान रखो कि ये पूरी तरह फोटोकॉपी, पूरी तरह कॉपी पेस्ट नहीं कर लिया गया है। इसमें उसमें भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें आमूल-चूल परिवर्तन करके कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उठा के रख लिया गया। थर्ड देखो, सैलिएंट फीचर्स। इट हैज सेवरल स्पेशल फीचर्स दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे संविधान में कई ऐसे स्पेशल फीचर्स है, कई ऐसी प्रमुख विशेषताएं हैं जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रियम्बल है, जो फंडामेंटल राइट्स है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी है, जो ड्यूटीज है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की भावना है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था है, सेक्युलरिज्म है और पंचायती राज सिस्टम वगैरह है। तो इन सब के कारण हमारा संविधान क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन गया है, जो समय के साथ चेंज होता है और समय के साथ इवॉल्व होता है। तो इसीलिए ये हमारे देश का एक हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन का एक सैलिएंट फीचर्स है, एक बहुत ही अद्भुत विशेषता है जो
बहुत देशों में फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होने के बाद भी हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन उतना उनका फीचर्स नहीं है। आगे देखो, सब्सटेंशियल चेंज, इस सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। मेनी ओरिजिनल फीचर्स सिंस 1949 हैव अंडरगोन सब्सटेंशियल चेंजेस ड्यू टू अमेंडमेंट्स। यानी कि इसमें इस सेंटेंस में ये कह रहा है कि सन 1949 में हमारे संविधान में कई बार अमेंडमेंट्स किए गए ताकि यह बदलते समय के अनुसार अपडेट रहे। तो अब तक हमारे देश में कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं? 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हमारे देश में हो चुके हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि हमारा संविधान स्टेबल भी है और हमारा संविधान फ्लेक्सिबल भी है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, क्या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं? मेजर अमेंडमेंट्स इंक्लूड द 7th, 42nd, 44th, 7th, 3rd, 7th, 4th, 97th एंड 10th अमेंडमेंट्स। ये सभी मेन अमेंडमेंट्स हमारे देश में हुए हैं। 7th अमेंडमेंट्स में क्या हुआ था? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। 42nd अमेंडमेंट्स में क्या हुआ था? जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी इसके थ्रू जोड़े गए थे। इसी तरीके से इन सभी अमेंडमेंट में बहुत मेन फीचर्स, बहुत मेन अमेंडमेंट जोड़े गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसलिए ये जो प्रमुख संशोधन है ये हमारे संविधान में बहुत मायने रखता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी 42nd अमेंडमेंट जो हुआ 1976 में, जैसे मैंने तुमको पहले बताया, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्यों? The 42nd Amendment is called the mini constitution because it brought many major changes, क्योंकि इसने कई बड़े बदलाव किए। क्या बड़े बदलाव किए? कि प्रियम्बल में इसने सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी शब्द जोड़ा था। ये तीनों वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नहीं थे। कौन सा? सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इसको नोट कर लो। फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़े गए इसी के थ्रू। सेंट्रल की पावर बढ़ गई, जुडिशरी की जो पावर थी उसको सीमित करने की कोशिश हुई। तो यह अमेंडमेंट इमरजेंसी पीरियड, जब इंदिरा गांधी ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाया था 1975-76 के दौरान, उस समय ये अमेंडमेंट किया गया था। इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, 42nd अमेंडमेंट 1976 को। लास्ट पॉइंट है इसका केशवानंद भारती केस 1973। The Supreme Court ruled the Parliament cannot change the basic structure of the Constitution। यानी कि देखो, ये जो केस है केशवानंद भारती केस, ये पूरी तरह एक लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था कोर्ट के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा था कि पार्लियामेंट यानी कि संसद संविधान में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसको चेंज करने पर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना ही चेंज हो जाएगी, उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है? जैसे कि सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स, डेमोक्रेसी की भावना जो है, रिपब्लिक है। तो ये सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स है। अमेंडमेंट इस तरीके से होना चाहिए कि हमारे देश का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर्स को आहत नहीं पहुंचना चाहिए। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था केशवानंद भारती केस 1973 में। तो यह केस हमारे डेमोक्रेसी की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भारतीय जो संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि यह इंडिया की स्पिरिट है। यह केवल लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में इसको नहीं देखा जा सकता, यह भारत की एक आत्मा ही है। तो यह हमें यह क्या बताता है कि पावर कैसे बांटी जाए, राइट्स कैसे सुरक्षित किए जाए, जस्टिस कैसे सुनिश्चित किया जाए। इसकी सबसे बड़ी ताकत हमने क्या देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, और इसी वजह से आज भी यह दुनिया का सबसे यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो अब हमें पढ़ना है सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने पहले इंट्रोडक्शन देख लिया, अब हम एक्चुअल रूप में पॉइंट बाय पॉइंट सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट देखो, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। यह इतना बड़ा किस लिए है? क्योंकि इसमें गवर्नेंस के ऑलमोस्ट हर पहलू को
लिखा गया है। कहीं भी इनकम्प्लीट बातें इसमें छोड़ी नहीं गई है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन अगर तुम देखोगे तो उसमें केवल 7 आर्टिकल्स मिलेंगे, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लगभग 470 आर्टिकल्स हैं। तो मतलब हमारे संविधान ने सिर्फ स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, बल्कि इसमें यह भी बताया गया है कि संस्था कैसे काम करेगी। तो इस तरीके से देखो, हमारे जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है वह सिर्फ लॉन्गेस्ट ही नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा डिटेल्ड भी है, कॉम्प्रिहेंसिव भी है। जैसा इसमें कहा गया है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड एंड एलाबोरेट। देखो सेकंड, ओरिजिनल एंड प्रेजेंट स्ट्रक्चर। ओरिजिनली यानी कि 1949 में प्रियम्बल था और 395 आर्टिकल्स थे 22 पार्ट्स में और 8 शेड्यूल्स थे। लेकिन अब क्या है प्रेजेंट में, यानी कि ये 2019 का डाटा बता रहा है। 2019 में क्या था, प्रियम्बल था, 417 आर्टिकल्स थे 25 पार्ट में और 12 शेड्यूल थे। यानी कि देखो, जब संविधान 1949 में अपनाया गया था तो उस समय ये स्थिति थी, 395 आर्टिकल्स, 22 भाग, 8 शेड्यूल। लेकिन समय के साथ अमेंडमेंट के कारण नए आर्टिकल, नए पार्ट्स, नए शेड्यूल्स जुड़ते चले गए। तो प्रेजेंट में ये व्यवस्था 2019 में ये व्यवस्था थी। तो इस तरीके से तुम देखो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक जीवंत दस्तावेज है। इसमें नए नए आर्टिकल्स, डिमांड के अनुरूप नए संशोधन होते रहते हैं। अगला देखो, अमेंडमेंट सिंस 1951 डिलीटेड 20 articles and first part VII and added 95 articles, 4 part, ये 4 part ऐड किए गए एंड 4 शेड्यूल 9 to 12। यानी कि इसमें कह रहा है कि जब 1951 से जब चुनाव हुए थे 1951 के, अब तक लगभग 20 आर्टिकल हटाए गए, 20 आर्टिकल्स डिलीटेड और एक पार्ट हटाया गया, भाग VII का। और लेकिन 95 आर्टिकल्स जोड़े गए, 4 नए पार्ट जोड़े गए और 4 नए शेड्यूल्स 9 से 12 जोड़ा गया। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि किस तरीके से जो ऐसे प्रोविजन जो काम के नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हट भी जाता है, और जो रिसेंट परिस्थितियों के अनुसार जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होना चाहिए, हमारे सिटीजन्स के लिए वो उपयोगी है, वैसे अमेंडमेंट को जोड़ा जाता है, वैसे अमेंडमेंट किए जाते हैं, वैसे प्रोविजन जोड़े जाते हैं। थर्ड देखो, रीजन्स फॉर एलिफेंटाइन साइज, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना विशाल क्यों है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एलिफेंटाइन साइज मतलब हाथीनुमा आकार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्यों है, इतना आखिर एलोबरेट, इतना डिस्क्रिप्टिव कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का क्यों है। अब इसके जो 4 कारण यहाँ पर पॉइंट वाइज दिए गए हैं उसको हम देखेंगे। जियोग्राफिकल फैक्टर्स, वास्टनेस एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। सबसे पहले देखो कि हमारा जो देश है वो बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से या पॉपुलेशन से या लैंग्वेज, धर्म, संस्कृति, सब में एक डाइवर्सिटी है। तो देश को एकजुट रखने के लिए संविधान में हर स्थिति का एक क्लियर प्रोविजन होना जरूरी है, जिसके कारण हमारे देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है जियोग्राफिकल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इतना विस्तृत बनाया गया है। जैसे कि मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए, ट्राइबल एरियाज के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए अलग अलग प्रशासनिक प्रावधान है। तो इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनली है, कॉन्स्टिट्यूशन वो नेचुरली इतना लंबा हो गया है। तो पहला कारण तो यह हो गया कि इंडिया की विशालता और विविधता के कारण जिसे संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत डिटेल में बनाना पड़ा। सेकंड क्या है, हिस्टोरिकल फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। यानी कि दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, हमारा संविधान काफी हद तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। यानी कि 1935 का अधिनियम के बहुत सारे जो प्रोविजन है हमारे देश में डायरेक्टली उठाकर रख लिए गए हैं। तो उस एक्ट में बहुत सारे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स थे, और जब संविधान बना तो उसमें लगभग 250 प्रोविजंस सीधे लिए गए, इसलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑटोमेटिक इतना लंबा हो गया। और 1935 का अधिनियम किसके थ्रू बना था, अंग्रेजों के थ्रू बना था। तो 1935 के अधिनियम में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात कही गई थी, जो गवर्नर्स पावर को वहाँ एलोबरेट किया गया था, जो इमरजेंसी के प्रोविजन थे, वो हमारे आज़ादी के बाद के कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो उसमें भी
लिया गया। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट्स, यानी कि अमेरिका में जो व्यवस्था है सेंटर और स्टेट्स दोनों के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे सेंटर का हो या स्टेट का। हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर और स्टेट दोनों पर लागू होता है। इसलिए दोनों स्तरों के पावर्स, ड्यूटीज और रिलेशंस को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लंबा हो गया। यहाँ पर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं, चाहे किसी भी राज्य का नागरिक हो वो भारतीय नागरिक माना जाएगा और उसके लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिए एक ही नागरिकता है, भारतीय नागरिकता। तो पूरे स्टेट के जो प्रोविजन है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं, इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इतना लंबा है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर सेंटर एंड स्टेट्स। अगला देखो, डोमिनेंस ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। यानी कि इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि संविधान सभा में कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। देखो, संविधान सभा में जैसा कि तुम्हें पता है लॉयर्स और लीगल एक्सपर्ट बहुत अधिक थे, जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी। इन लोगों ने हर क्लॉज को लीगली प्रिसाइज बनाया ताकि भविष्य में किसी कंफ्यूजन या डिस्प्यूट की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो इसलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही डिटेल्ड, लीगली साउंड और टेक्निकल स्ट्रॉन्ग बन गया है। ये आम पब्लिक को समझ में आता नहीं है, लेकिन इसका साइड इफेक्ट यही था कि ये डॉक्यूमेंट लंबा होता चला गया। अब हम पढ़ेंगे डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेचर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। इट इंक्लूड्स फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस एंड डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन। यानी कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है यह सिर्फ गवर्नेंस के प्रिंसिपल को नहीं बताता है बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन के सारे नियम को भी देता है। यानी कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति कैसे होगी, विलेज पंचायत से लेकर यूनियन पार्लियामेंट तक का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन इतना डिटेल्ड, इतना कॉम्प्रिहेंसिव बन गया है, क्योंकि हर चीज को डिटेल्ड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। जो बातें अन्य देशों में आम कानूनों के लिए छोड़ दी जाती है, सामान्य कानून, जैसे इस लाइन में हम देखेंगे कि अन्य देशों में सामान्य कानून या राजनीतिक प्रथाओं पर छोड़े गए मुद्दे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए हैं। यानी कि जो मैटर अन्य देशों में छोड़ दिए जाते हैं, बाकी देशों में सब बातें पार्लियामेंट बाद में तय करती है, लेकिन वही भारत में कॉन्स्टिट्यूशन खुद ये सब डिटेल में बताता है। यही वजह है कि हमारे इसमें कहा जाता है डिटेल्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इस चीज को भी देखो कि जो हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन है और ये जो इतना लंबा है, ये इसकी कमजोरी नहीं है बल्कि इसकी एक पावर है, क्योंकि इतना डिटेल में जाकर ही इसे एक डाइवर्स और डेमोक्रेटिक कॉम्प्लेक्स देश को एकजुट रख पाता है। इसी वजह से तो हमारा जो संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट बन पाता है, जो समय के साथ बदलता भी है और मजबूत भी होता रहता है। तो देखो, अब हमें पढ़ना है इसका सेकेंड विशेषता, ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेस, यानी कि विभिन्न स्रोतों से लिया गया संविधान। यानी कि इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कई देशों के पुराने कानूनों से प्रेरित है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि भीमराव अंबेडकर जी ने भी इस बारे में कहा था कि वी हैव टेकन गुड थिंग्स फ्रॉम एवरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि भीमराव अंबेडकर जी का यह कहना था कि हमने सर्वश्रेष्ठ विचारों का चयन किया है। दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पढ़ा था और उसमें से जो सर्वश्रेष्ठ विचार थे उनको सिलेक्ट किए थे। यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई नकल नहीं है दूसरे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का। तो इसी को हम पढ़ेंगे। फर्स्ट सेंटेंस देखो, बोरोड फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। Most provisions of the Indian Constitution are borrowed from the Constitution of various countries and the Government of India Act 1935। जैसे कि 1935 के अधिनियम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और अब फिर से इसे हम समझेंगे कि जो भारत का संविधान है वो अधिकांश प्रावधान उसके विभिन्न देशों के संविधान और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था इस बारे में कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन विश्व के सभी ज्ञात संविधानों का अध्ययन करने के बाद तैयार किया गया है। जैसे कि देखो, भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था, जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। उन्होंने गहराई से इन सभी का
कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन किया था। तो उन्होंने हर जगह के जो बेस्ट फीचर्स था उनके कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुसार उसमें ढाला। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि भारतीय संविधान का अधिकांश प्रावधान विभिन्न देशों के संविधान से लिया गया और भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। यानी कि 1935 में जो अधिनियम बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया था, उसके थ्रू भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस को डाल दिया गया। तो इस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह बहुत देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का एक मिला जुला रूप है, प्लस 1935 के अधिनियम का एक संगम है। Dr. B.R. Ambedkar said that Indian Constitution was framed after studying all नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि जो भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा था और उसमें जो बेस्ट प्रोविजन था वो हमारे देश में उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। स्ट्रक्चरल पार्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द स्ट्रक्चरल पार्ट लाइक फेडरल स्कीम, जुडिशरी, गवर्नर्स, इमरजेंसी पावर्स एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस आर फ्रॉम द एक्ट ऑफ 1935। यानी कि देखो भारत का जो स्ट्रक्चरल भाग है, भारत देश का कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चरल भाग है, जो संरचनात्मक भाग है, जैसे फेडरल सिस्टम हुआ यानी कि संघीय व्यवस्था, जुडिशरी न्यायपालिका, गवर्नर्स इमरजेंसी पावर्स यानी कि आपातकालीन शक्तियां, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी वगैरह होता है और स्टेट पीसीएस वगैरह होता है, वो कहाँ से लिया गया है? वो आर्टिकल ऑफ 1935 के अधिनियम से लिया गया है। यानी कि फेडरल सिस्टम में जो सेंटर स्टेट रिलेशंस के बारे में कहा जाता है, ये सब बातें 1935 के अधिनियम जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बनाया था, उस समय यह भारत का सबसे अधिक डिटेल्ड फ्रेमवर्क उस समय भी था। यानी कि 1935 के अधिनियम के पहले अंग्रेजों ने जितने अधिनियम बनाए थे, ये वाला अधिनियम उससे भी डिटेल था। तो उस समय का जो सबसे डिटेल्ड फ्रेमवर्क था, हमारे संविधान निर्माता ने इसका बड़ा हिस्सा अपना लिया था। फिलोसॉफिकल पार्ट अब हम देखते हैं कि यूएसए एंड आयरलैंड, यानी कि जो संविधान का फिलोसॉफिकल भाग है, जो जिसको दार्शनिक भाग हम कह सकते हैं, जो यानी कि जो हमारे मूल्यों और आदर्शों को दर्शाता है, वह अमेरिका और आयरलैंड से लिया गया है। तो अमेरिका से क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट्स इंस्पायर्ड फ्रॉम यूएसए, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी आयरलैंड से इंस्पायर्ड है। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि देखो, अमेरिका में इंडिविजुअल फ्रीडम पर जोर रहता है, और जबकि आयरलैंड में क्या समाज के वेलफेयर और सोशल जस्टिस पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो भारत ने दोनों का एक मिला जुला रूप लिया। भारत में अधिकार भी है, ड्यूटीज भी है और न्याय की व्यवस्था भी है। तो भारत ने राइट्स प्लस ड्यूटीज प्लस जस्टिस का एक परफेक्ट बैलेंस बनाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसको शामिल किया। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जहां अमेरिका के द्वारा अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हमें फ्रीडम दी, वहीं आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लेकर हमें वेलफेयर वैल्यूज दिए। तो इन्हीं दोनों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा को एक गढ़ा। पॉलिटिकल पार्ट ब्रिटेन से लिया गया है। पॉलिटिकल सिस्टम लाइक कैबिनेट, गवर्नमेंट एंड एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशंस फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमारे जो संविधान का राजनीतिक भाग है, वो जैसे कि कैबिनेट गवर्नमेंट हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हो गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या आता है? एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर रिलेशनशिप, जो डायरेक्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारे देश में वैसे भी ब्रिटिशों का शासन था, तो हमारे देश के जो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो ब्रिटेन के जो शासन प्रणाली से उससे अवगत थे। तो उन्होंने हमारे देश में ऐसी शासन प्रणाली को इम्प्लीमेंट किया जिससे वो पहली तरीके से अवगत थे, यानी कि ब्रिटेन की संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया, फेडरल सिस्टम को अपनाया, अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है, जो प्रेसिडेंशियल स्ट्रक्चर है, उसको छोड़कर। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि ब्रिटेन ने हमें एक पॉलिटिकल वर्किंग सीखी ब्रिटेन से हमने, कि गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पीएम और प्रेसिडेंट के क्या रोल होंगे, पार्लियामेंट का एक्चुअल फॉर्म क्या होगा। अगला देखो, अदर कंट्रीज प्रोविजंस आर आल्सो
borrowed from Canada, Australia, Germany, USSR, रसिया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान etc. यानी कि भारत ने सिर्फ ब्रिटेन या अमेरिका से ही नहीं बल्कि कई और देशों से उनके वेस्ट प्रोविजंस लिए। जैसे कि कनाडा से लिया था फेडरल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ऑस्ट्रेलिया से लिया था कॉन्करेंट लिस्ट एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड, जर्मनी से क्या लिया था सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल में मौलिक अधिकार निरस्त कर दिए जाएंगे। यूएसएसआर से भी इसी तरीके से लिया गया, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जापान से भी इसी तरीके से उनके जो बेस्ट प्रोविजन थे उसको लिया गया। तो इस तरीके से हमारा जो संविधान था लिटरली एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन बन गया जहां हर देश की अच्छाई का तुमको अंश मिल जाएगा। तो लेकिन फिर भी 6 में तुम देख सकते हो मेजर इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही रहा, यानी कि मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आर आइडेंटिकल टू और बियर अ क्लोज रिजेम्बलेंस टू द एक्ट ऑफ 1935। फिर भी जो संविधान के आधे से अधिक प्रावधान 1935 के अधिनियम से बिल्कुल समान है या मिलते जुलते हैं, यानी कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नर्स ऑफिस है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, पीएससी सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी स्ट्रक्चर है, ये सब डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो तुम देख सकते हो कि संविधान जो लगभग 250 प्रोविजंस ऐसे थे संविधान 1935 के अधिनियम में जो हमारे अभी के कॉन्स्टिट्यूशन में सीधे उठा के डाल दिए गए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को तुम कह सकते हो द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को तुम क्या कह सकते हो द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि लगभग 250 प्रोविजंस इससे लेकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। तो अब हमें अगला फीचर पढ़ना है ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि संविधान की कठोरता और लचीलापन का मिश्रण। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो रिजिड वर्सेस फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम रिजिड यानी कठोर संविधान क्या होता है इसके बारे में हमें समझना होगा। तो ऐसा संविधान जिसके प्रोविजन को बदलना बहुत कठिन हो, यानी उसमें संशोधन यानी कि अमेंडमेंट करने की जो प्रक्रिया है, स्पेशल प्रोसीजर है, वो बहुत कठिन हो और उसमें ऐसी प्रक्रिया हो कि उसको अमेंडमेंट को किसी प्रोविजन को अमेंडमेंट करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है, यदि अमेरिका किसी भी संशोधन पास करने के लिए अमेरिका को क्या चाहिए, कई चरणों से उसको गुजरना पड़ता है। जैसे कि पहले उसका जो संसद है अमेरिका का जिसे कांग्रेस कहते हैं उसमें विशेष बहुमत, फिर राज्यों की मंजूरी लेनी होती है, फिर इसे यानी कि राज्यों की मंजूरी मिलने के बाद फिर भी इसे बदलना लगभग असंभव होता है। इसलिए अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रिजिड कहलाता है। और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, यानी कि लचीला संविधान। जैसे कि ऐसा संविधान जिसमें साधारण कानूनों की तरह बदला जा सके, जैसे कि ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो ब्रिटेन में संसद जब चाहे अपने संविधान जैसे प्रावधानों को साधारण बहुमत से बदल सकती है। इसलिए ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है फ्लेक्सिबल संविधान माना जाता है। तो जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सवाल ये उठता है कि भारत का संविधान कौन सा संविधान है, कठोर या लचीला। तो इसका आंसर क्या हो सकता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दोनों का मिश्रण है, ब्लेंड ऑफ बोथ। इसलिए तो कहा गया है नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, अ ब्लेंड ऑफ बोथ। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो कठोर है अमेरिका की तरह, ना फ्लेक्सिबल है ब्रिटेन की तरह, क्या है दोनों का मिश्रण है। यानी कि यह ना तो पूरी तरह इसके प्रोविजन सारे ऐसे हैं कि बहुत कठिनाई से बदलेंगे और सारे प्रोविजन ऐसे हैं कि बहुत इजीली बदल जाएंगे। कुछ प्रावधानों में साधारण बहुमत से बदलाव किया जा सकता है और कुछ जो हमारे प्रावधान है वो विशेष बहुमत यानी कि स्पेशल मेजोरिटी, और कुछ मामलों में राज्यों की भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, राज्यों की भी स्वीकृति लेनी पड़ती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल दोनों का मिश्रण कहलाता है। देखो आर्टिकल 368 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट के बारे में अब हमें जानना है कि कौन से टाइप्स है हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के संशोधन करने के क्या क्या टाइप है। स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 368 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में संविधान के संशोधन प्रक्रिया 368
में 3 प्रकार के संशोधन बताए गए हैं। पहला है स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, यानी कि विशेष बहुमत द्वारा, संसद में विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की क्या प्रोविजन है उसको देखो। सम प्रोविजंस 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत चाहिए और सदन के कुल सदस्यों का अधिकांश बहुमत, यानी कि 2/3 बहुमत किसका चाहिए, जो उपस्थित भी है और जो मतदान भी कर रहे हैं, और टोटल मेंबर जो संसद के टोटल मेंबर जितने होते हैं उनका मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स। उसी तरीके से कौन से प्रोविजन इसके थ्रू बदले जा सकते हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हुए या संसद की शक्तियों से जुड़ी बातें, ये स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू ही बदली जा सकती है। अगला देखो स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि राज्यों की भी मंजूरी लेनी, कुछ प्रोविजन में कुछ प्रोविजन को बदलने के लिए राज्यों की भी मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कि कुछ विषय ऐसे हैं जो केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित है, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों का स्ट्रक्चर हुआ, संविधान संशोधन प्रक्रिया हुआ, तो इनके 2 स्तर पर मंजूरी लेनी होती है। संसद में स्पेशल मेजोरिटी भी लेनी होती है, यानी कि 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, और प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स वाला, और बाद में जाकर स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ता है, यानी कि देश के आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति भी लेनी पड़ती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, एक फेडरल स्ट्रक्चर की रक्षा करना। फेडरल स्ट्रक्चर में क्या आता है, राज्य प्लस केंद्र एक फेडरल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो जब आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति मांग रहा है, तो इस तरीके से एक संघीय ढांचे की ये रक्षा कर रहा है। बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं वो ऑर्डिनरी मेजोरिटी से भी संशोधित किए जा सकते हैं। सम प्रोविजन सिंपली मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट लाइक ऑर्डिनरी लॉज, और ये नॉट अंडर आर्टिकल 368, और ये जो अमेंडमेंट होते हैं वो 368 के तहत नहीं आते हैं। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रावधान हैं, ऐसे संसद साधारण कानूनों की तरह ही बदल सकती है। पार्लियामेंट जो हमारी संसद है साधारण कानून के तहत ही बहुत सारे अमेंडमेंट कर सकती है, जैसे कि राज्यों की सीमाएं बदलना, नए राज्यों का गठन, नागरिकता संबंधी कानून। तो ये जितने भी अमेंडमेंट होंगे आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं आएंगे, बल्कि ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के जरिए ही ये काम हो जाएगा। तो इस तरीके से इस कंटेंट में हमने पढ़ा कि जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वह न तो कठोर है, ना तो लचीला है, यानी कि रिजिड भी नहीं है, फ्लेक्सिबल भी नहीं है। रिजिड क्योंकि कोई कुछ संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया और राज्यों की मंजूरी चाहिए, और फ्लेक्सिबल किसे कहते हैं, कुछ प्रावधान साधारण बहुमत से बदले जा सकते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड। तो देखो अब हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट फीचर के बारे में पढ़ना है, फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी कि एकात्मक झुकाव वाला संघीय तंत्र। फर्स्ट सेंटेंस देखो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम, टू गवर्नमेंट्स, सेंटर एंड स्टेट्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, रिटेन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बाइकैमरलिज्म। यानी कि इस सेंटेंस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, और इसे समझने से पहले इसको समझो कि फेडरल सिस्टम का मतलब क्या है। मतलब देश की शक्तियां जब 2 स्तरों की सरकार में डिवाइड होती है, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच, तो उसे फेडरल सिस्टम कहते हैं, यानी कि उसे संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो भारतीय संविधान ने भी ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया है, जहां केंद्र और राज्य दोनों के पास अपनी अपनी पावर और सब्जेक्ट है। तो इसे इस संघीय ढांचे के जो मेन फीचर है वो क्या है, वो यही सब है जो इस सेंटेंस में लिखा गया है, जैसे कि टू गवर्नमेंट्स, यानी कि केंद्र और राज्य 2 स्तर की सरकारें, डिवीजन ऑफ पावर्स यानी कि शक्तियों का विभाजन होगा, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में तुम देख सकते हो कि हमारे देश में ये डिवाइड है। रिटेन और सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान लिखित है, और यानी अधिकार और सीमाएं तय है। रिजिडिटी है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में रिजिडिटी है, यानी कुछ प्रावधानों को बदलना कठिन है आर्टिकल 368 के तहत। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी की व्यवस्था है, यानी कि न्यायपालिका जो है वो स्वतंत्र है, ताकि विवादों का निपटारा निष्पक्ष तरीके से हो सके। और बाइकैमरलिज्म है, यानी कि संसद के 2 सदनों वाली, हमारे जो पार्लियामेंट है उसके 2 सदन है, लोकसभा और
राज्यसभा। तो इस तरीके से भारत का जो संविधान है वो संघीय विशेषताओं को अपनाता है। अगला देखो, but it also has many unitary features: strong center, single constitution and citizenship, flexible amendment, integrated judiciary, governor appointed by center, all India services and emergency provisions। ये जो हमने एक में पढ़ा, ये होने के बावजूद नंबर 2 में जो लिखा हुआ है कि हमारे देश में यूनिटरी फीचर्स भी है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक यूनिटरी फीचर्स वाली भावना भी है, यानी कि भारत का जो संविधान है केवल संघीय नहीं है, जो नंबर 1 में मैंने तुम्हें समझाया। इसमें एकात्मक प्रवृत्तियां यानी कि यूनिटरी फीचर्स भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, यानी कि संकट या जरूरत के समय केंद्र सरकार के पास बहुत शक्तियां हो जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि इंडिया हैज अ फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस। इसका जो टाइटल है इसको भी तुम देख सकते हो कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस, यानी कि संघीय तंत्र तो है लेकिन एकात्मक झुकाव वाला है। तो ये समझो कि यूनिटरी बायस ये किस तरीके से है। देखो, स्ट्रॉन्ग सेंटर है, यानी कि संविधान ने केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाया है। यूनियन लिस्ट में तुम देखोगे कि 97 सब्जेक्ट है और स्टेट लिस्ट में कितने हैं, 66। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि जो हमारा देश में केंद्र है वो अधिक विषयों पर काम करता है, उसको अधिक शक्तियां दी गई है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन और सिटीजनशिप की व्यवस्था की गई है, यानी कि पूरे देश के लिए एक ही संविधान लागू है। राज्य के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, राज्य के लिए अलग नागरिकता नहीं है। किसी भी राज्य का नागरिक हो वह भारतीय नागरिक ही कहा जाएगा। तो इस तरीके से राज्यों का कोई अलग संविधान तो है नहीं, सिवाय जम्मू कश्मीर की पुरानी व्यवस्था को छोड़कर, जो वो भी पुराना था जम्मू कश्मीर के लिए। अगला देखो, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट है, सिटीजनशिप। अगला क्या है, फ्लेक्सिबल अमेंडमेंट है, यानी कि यहाँ अमेंडमेंट जो है वो लचीला है, वो बहुत सारे प्रोविजन है उसमें इजीली अमेंडमेंट हो सकता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, यानी कि न्यायपालिका एकीकृत है, केंद्र और राज्य की अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे स्टेट हाई कोर्ट होता है, उसके नीचे बहुत सारे और लोअर कोर्ट होते हैं, तो ये एकीकृत प्रणाली पर काम करती है। गवर्नर अपॉइंटेड बाय सेंटर, यानी कि राज्यपालों की नियुक्ति केंद्र करती है, यानी कि राज्यों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण किसका है, केंद्र का है। ऑल इंडिया सर्विसेज है, यानी कि केंद्र द्वारा नियंत्रित सेवाएं हैं, जो ऑल इंडिया सर्विस है, यूपीएससी वगैरह। और इमरजेंसी प्रोविजंस है, यानी कि जब देश में आपातकाल लगता है तो सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में चली जाती है। तो इस तरीके से देख सकते हो कि फेडरल होने के बावजूद बहुत सारी यूनिटरी फीचर्स भी है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ही एक अद्भुत तुम समझ सकते हो कि फीचर है। दुनिया के और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फीचर नहीं मिलता है कि आपातकाल में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी व्यवस्था बना देगा कि केंद्र राज्य पर हावी हो जाएगा, केंद्र को अधिक शक्तियां मिल जाएगी। The word federation is not used in the constitution. Article 1 says India is a union of state, meaning क्या है इसका, state have no right to secede। यानी कि तुम देखो कि इस जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि आर्टिकल 1 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि इंडिया दैट इज भारत शेल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो यहाँ जो यूनियन शब्द का विशेष अर्थ है, इसका मतलब है कि भारत का संघ जो है वह इंडेस्ट्रक्टिबल नहीं है, यानी कि वो अविनाशी नहीं है, कोई भी राज्य चाहे वो अलग नहीं हो सकता है। नो राइट टू सिसीड, यही लिखा हुआ है। जैसे कि तुम देख सकते हो कि भारत का संघ जो है वो केंद्र प्रधान लेकिन संघीय रूप में काम करता है। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य मनमानी कह ले कि मुझे अलग होना है केंद्र से, तो अलग हो जाएगा। जैसे अमेरिका में थियोरेटिकली राज्य अलग हो सकते हैं लेकिन भारत में ऐसा संभव नहीं है। जैसे कि हमारे देश में तमिलनाडु राज्य है, पंजाब राज्य है, भारत से अलग नहीं हो सकते हैं क्योंकि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता है। अगला देखो, स्कॉलर्स डिस्क्राइब इंडिया एज, बहुत सारे स्कॉलर्स हुए हैं, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हुए हैं, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या कहा है। केसी व्हीलर कह रहे हैं कि क्वासी फेडरल है, यानी कि कुछ हद तक संघीय है और पूरी तरह नहीं।
ग्रेनविल ऑस्टिन क्या कह रहे हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोऑपरेटिव है, यानी कि सहकारी संघवाद, केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं। आइवर जेनिंग्स कह रहे हैं कि केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघ है, यानी कि केंद्र का प्रभुत्व अधिक है, सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। और मॉरिस जोन्स क्या कह रहे हैं, बार्गेनिंग फेडरलिज्म है, यानी कि एक एक सौदेबाज संघवाद है, यानी कि केंद्र और राज्य एक दूसरे से समझौता करते हैं। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि भारत का संविधान संघीय ढांचे पर आधारित है, परंतु उसमें यूनिटरी बायस भी दिखता है। सामान्य परिस्थितियों में सामान्य ढांचा और आपातकाल या विशेष परिस्थितियों में वो क्या हो जाता है, एकात्मक हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, यानी कि जो भारतीय स्वरूप है वो संघीय तो है पर भावना में क्या है, एकात्मक है। तो अब हमें एक और फीचर के बारे में पढ़ना है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और विशेषता है। इसको हम इस कंटेंट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देखो फर्स्ट सेंटेंस, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम नॉट द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम, यानी कि भारत ने अपने संविधान में अमेरिका की प्रेसिडेंशियल सिस्टम यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति प्रणाली को नहीं अपनाया, बल्कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया। क्यों? क्योंकि एक तरीके से देखो कि ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन भी किया था। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे देश में जो कार्यपालिका है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है, वो जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और वो विधायिका से ही निकलती है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर से ही निकलती है। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका में क्या है, संसद, और संसद के दो सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव में कौन आता है, जो हमारे प्रधानमंत्री है वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो एग्जीक्यूटिव और उसका जो मंत्रिमंडल है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, वो संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। तो इस तरीके से भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री संसद सदस्य होते हैं, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति और उसके मंत्री संसद अमेरिका के जो कांग्रेस है उसका सदस्य नहीं होते हैं। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि जो भारत का शासन प्रणाली है वो ब्रिटिश मॉडल यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम पर आधारित है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, इट इज बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। जैसे कि मैंने तुम्हें ऊपर बताया कि लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है वो विधायिका से ही निकलती है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे समझ सकते हैं कि जो संसदीय प्रणाली का आधार है वो सहयोग और समन्वय पर आधारित है, यानी कि जो पार्लियामेंट है और जो कार्यपालिका है, जो विधायिका है और जो कार्यपालिका है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसका क्या मतलब है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि कार्यपालिका में कौन है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, और विधायिका में कौन है, जो दो सदन है, लोकसभा राज्यसभा। तो ये जो कार्यपालिका प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होगा, विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, यानी कि संसद के प्रति उत्तरदायी होगा। अगर विधायिका सरकार से असंतुष्ट हो जाए तो अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर सरकार को गिरा भी सकती है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको तुम समझ सकते हो कि जैसे अगर लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस तरीके से दोनों अंगों में लगातार समन्वय और सहयोग बना रहना जरूरी है। also called वेस्टमिंस्टर मॉडल, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एंड कैबिनेट गवर्नमेंट। तो ये जो संसदीय प्रणाली है, ये जो फेडरल सिस्टम है हमारे देश का जो ब्रिटेन से लिया गया है, उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि यह ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर पैलेस से प्रेरित थी। इसको और क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, यानी कि उत्तरदायी सरकार, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। जो जो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। और कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, क्योंकि शासन का जो वास्तविक शक्ति कौन है, मंत्रिपरिषद के पास होती है। जो कैबिनेट है वो वास्तविक शक्ति रखता है। तो इस तरीके से तुम देखो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम, इसका मतलब वेस्टमिंस्टर मॉडल और कैबिनेट गवर्नमेंट ही है। एग्जिस्ट एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल, मतलब जो भारत में संसदीय प्रणाली है वो दोनों स्तरों पर लागू है, यानी कि केंद्र में प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और राज्य स्तर में मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, यानी कि दोनों ही स्तर पर वही प्रिंसिपल काम कर रहा है। यानी कि जो मंत्री है वो विधायिका के सदस्य होते हैं और विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
तो इसके कुछ फीचर्स है, इस पार्लियामेंट्री सिस्टम के कुछ फीचर्स है। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? राष्ट्रपति, और राज्य में राज्यपाल, और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? प्रधानमंत्री केंद्र में, और राज्य में मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से देखो कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सिर्फ संवैधानिक प्रमुख है, और असली शक्ति किसके पास होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास। तो इसलिए तो कहा जाता है कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट बट प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। यानी कि जो राष्ट्रपति है वो सरकार का प्रमुख है, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो स्टेट का प्रमुख है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रधानमंत्री है, वो सरकार का प्रमुख है। मेजोरिटी पार्टी रूल, यानी कि जो पार्टी या गठबंधन संसद के निचले सदन लोकसभा में बहुमत प्राप्त करेगी वो अपना सरकार बनाती है। अगला देखो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो मंत्री परिषद है वो कलेक्टिवली रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और लोकसभा क्या है? विधायिका का अंग है। अगला देखो मिनिस्टर्स आर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, यानी कि जो संसदीय प्रणाली में मंत्री वही व्यक्ति बन सकता है जो संसद का सदस्य हो, या नहीं भी हो तो नियुक्ति के 6 महीने के भीतर उसे संसद सदस्य बनना ही है। तो इससे विधायिका और कार्यपालिका के बीच एक सीधा संपर्क बना रहता है। लीडरशिप ऑफ पीएम एंड सीएम, मतलब प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिपरिषद का नेता होता है, वही नीतियां तय करेगा, फैसले लेता है, और मंत्रियों के काम का भी समन्वय कौन करता है? पीएम करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है, और सीएम का भी वही राज्य में काम है। डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस, यानी कि निम्न सदन का विघटन, यानी कि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति को सलाह देकर लोकसभा को डिजोल्व करवा सकता है, यानी कि भंग करवा सकता है। तो इससे सरकार जनता के प्रति जवाबदेह बनी रहती है, क्योंकि इस तरीके से देखो कि अंतिम निर्णय जनता के पास ही होता है इलेक्शन के जरिए, क्योंकि जनता ही तो वोट देकर सरकार चुनती है। अगला देखो इंडियन पार्लियामेंट इज नॉट सॉवरेन लाइक द ब्रिटिश पार्लियामेंट, यानी कि जो ब्रिटेन का जो संसद सर्वोच्च है, जो ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है, भारत में संसद की सर्वोच्चता नहीं है। भारत में किसकी सर्वोच्चता है? संविधान की सर्वोच्चता है। संसद से भी हमारे देश में ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को माना गया है, लेकिन भारत में संसद क्या है? संविधान के अधीन है, लेकिन ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। अगर संसद संविधान से ऊपर चली जाए, सुप्रीम कोर्ट इसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है हमारे देश में। इंडिया हैज एन इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट, ब्रिटेन हैज हेरिडिटरी हेड मोनार्क, यानी कि हमारे देश में जो राष्ट्रपति है, हमारे देश के जो राष्ट्राध्यक्ष है जिनको राष्ट्रपति कहा जाता है, वो निर्वाचित है, उनको इलेक्ट किया जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में हेरिडिटरी है, यानी कि वंशानुगत तौर पर राजा या रानी होता है। यानी भारत का जो प्रमुख है वो लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाता है, और ब्रिटेन का प्रमुख जन्म से ही तय हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर प्लेज द मोस्ट क्रूशियल रोल, हेंस कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट। देखो फेडरल सिस्टम में भारत के संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री का सबसे अहम रोल होता है, यानी कि वो मंत्री परिषद का नेता ही नहीं बल्कि नीति निर्माता भी होता है। संसद में सरकार का चेहरा भी प्राइम मिनिस्टर ही होता है, जैसे कि अभी तुम रिसेंटली देख लो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो चेहरा है। इसलिए विद्वानों ने भारत की प्रणाली को क्या कहा है कि प्राइम मिनिस्ट्रियल गवर्नमेंट का है, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो प्रधान शासन के रूप में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल इसके तुम इस तरीके से समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर भारत में प्रधानमंत्री ही अगर सरकार की दिशा और निर्णय तय करता है, चाहे वो नीति हो, विदेश यात्रा हो, सरकार का क्या एजेंडा होगा, ये सब कौन तय करते हैं? प्रधानमंत्री ही तय करते हैं। तो इस तरीके से तुम इस कंटेंट में के द्वारा हमने क्या पढ़ा कि भारत में ब्रिटिश मॉडल अपनाया गया है, और ब्रिटिश मॉडल क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम, और यह प्रणाली लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच सहयोग पर आधारित है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच सहयोग पर आधारित है। असली शक्ति किसके पास होता है? प्राइम मिनिस्टर के पास। और जो संसद है संविधान के अधीन है, वो संसद हमारे देश में सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है, लेकिन ब्रिटेन में क्या है? संसद सर्वोच्च है। और ये जो प्रणाली है वो एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की गारंटी देती है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये उत्तरदायी सरकार है, जो पार्लियामेंट्री सरकार है, वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। देखो अब हमें देखना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट फीचर के बारे में, और वो है सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी मीन्स संसदीय सर्वोच्चता, और जुडिशियल सुप्रीमेसी मीन्स
न्यायिक सर्वोच्चता, इसके बारे में अब हम इस कंटेंट के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले एक देखो, ब्रिटिश पार्लियामेंट, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, यानी कि जो ब्रिटेन में है वो संसद सर्वोच्च है। इसका मतलब क्या है कि संसद जो चाहे कानून बना सकती है, कोई संस्था इसे रोक नहीं सकती है। यहाँ कोर्ट भी संसद के कानून को रद्द नहीं कर सकती है। कहाँ पर? ब्रिटेन में। जैसे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि अगर ब्रिटेन में अगर संसद कोई कानून पास करती है, चाहे वह किसी भी नियम और परंपरा को से टकराए, तो कोर्ट उसे नहीं रोकेगी। लेकिन अमेरिका में जस्ट उसका उल्टा है। अब अमेरिका में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी कि अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ बनाया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। मतलब संसद भी कानून के खिलाफ कानून नहीं बना सकता है। जो संसद भी है वो संविधान के खिलाफ कानून वहां बनाने का अधिकार नहीं है अमेरिका में। यानी कि जुडिशियल सुप्रीमेसी दिया गया है अमेरिका में। लेकिन ब्रिटेन में क्या है, वो संसद कानून बना सकता है। तो इसको सेकंड को तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर अमेरिकी कांग्रेस किसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून को पास करती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे तुरंत स्ट्राइक डाउन कर सकती है। लेकिन क्या ब्रिटेन में ऐसा हो सकता है? वहां नहीं हो सकता है, क्योंकि वहां संसदीय सर्वोच्चता है। नंबर 3 में इसके थ्रू हम समझें कि हमारे देश में क्या व्यवस्था है। तो तुम जैसा देख रहे हो कि बैलेंस ऑफ बोथ है, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, संसदीय सर्वोच्चता अब ब्रिटेन का, और जो जुडिशियल सुप्रीमेसी है अमेरिका का, वो हमारे देश में बैलेंस किया गया है। यानी कि संसद संविधान के अधिकांश भाग में तो संशोधन कर सकती है हमारे देश में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि अगर कोई संसद अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दे तो उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक प्रोविजन है जिसके थ्रू केशवानंद भारती केस के थ्रू ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि संसद ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को आहत करता हो। अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट उसे क्या करेगी? रद्द कर सकती है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या था? वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता था, फंडामेंटल राइट्स था, ड्यूटीज था, गणराज्य था। ये सब जो मौलिक चीजें हैं उस पर आहत करने वाली कोई भी कानून संसद नहीं बनाएगी, और अगर वो बनाएगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल समझकर सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देगा। अगला देखो, यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है और इंडिया में है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आर्टिकल 21 के थ्रू। तो यूएस में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का क्या मतलब है कि अमेरिका में देखो न्यायिक समीक्षा अधिक शक्तिशाली है। जैसा कि अमेरिका में मैंने तुम्हें बताया कि जुडिशियल सुप्रीमेसी है, तो न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो जो कानून होगा वो उचित प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, और उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है तो जुडिशियल सुप्रीमेसी के तहत वो जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा और वो कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है। लेकिन इंडिया में क्या है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। यानी कि भारत में सुप्रीम कोर्ट कानूनों की वैधता की जांच सकती है, लेकिन संसद को भी यहाँ पर पर्याप्त शक्ति दी गई है। केवल जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है वो इस बात को देखेगा कि जो संसद कानून बना रही है वो किसी बेसिक स्ट्रक्चर संविधान को उसको तो आहत नहीं कर रहा है। यदि आहत करेगा तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारे देश का। लेकिन अगर संसद कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कोई कानून बना रहा है तो वो कानून इम्प्लीमेंट होगा। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि सुप्रीम कोर्ट को हमारे देश में शक्ति है कि असंवैधानिक कानून को रद्द कर सकती है। अगर संसद या राज्य सरकार का कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ हो तो कोर्ट उसे रोक सकती है। जैसा कि 1973 के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला भी दिया था कि संविधान के मूल स्ट्रक्चर को आहत नहीं होना चाहिए अगर संसद कानून बनाए तो। अगला देखो, पार्लियामेंट कैन अमेंड मोस्ट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पार्लियामेंट हमारे देश की जो है वह संसद के जो हमारे देश की संसद है वह संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों में संशोधन कर सकती है। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के तहत संसद को मूल संरचना को नहीं तोड़ना है, उसको छोड़कर उसको शक्ति दी गई है कि अधिकांश भागों में वो संशोधन कर सकती है। जैसे कि देखो 42वां अमेंडमेंट हुआ था तो संसद में कई बड़े बदलाव हुए थे। लेकिन अगर कोई
संशोधन संविधान की मूल संरचना को बदलेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकती है। इसके अलावा संविधान के अधिकांश भागों में पार्लियामेंट संशोधन तो कर ही सकती है। अगला देखो, इंडिया जो है वो मिक्स ऑफ ब्रिटिश सॉवरेंटी और अमेरिकन सुप्रीमेसी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पेश करता है। कैसे? अमेरिका में जो है वो संसद को भी शक्ति दी गई है, यानी कि पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी है, ब्रिटिश मॉडल को यह फॉलो करता है। और अमेरिकन सुप्रीमेसी के तहत हमारे देश में जुडिशियल सुप्रीमेसी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट को भी शक्ति दी गई है। तो इस तरीके से भारत ने दोनों का परफेक्ट बैलेंस बनाया है। संसद शक्तिशाली है और कोर्ट भी कानूनों की निगरानी कर सकती है। तो यही है इंडिया के एक खास प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन मॉडल। तो अब हमें पढ़ना है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी एक मेन फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इसको हम पॉइंट वाइज पॉइंट, इसका शॉर्ट नोट्स है, इसके थ्रू हम इसको भी समझेंगे। देखो, इंटीग्रेटेड सिस्टम यानी कि जो एकीकृत न्यायिक प्रणाली है, उसके थ्रू क्या सेंटेंस लिखा गया है। सिंगल जुडिशरी हायरार्की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि इसका मतलब है कि पूरे देश में एक ही न्यायिक व्यवस्था है। भारत में सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है और उसके नीचे हाई कोर्ट है, और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या लोअर कोर्ट हाई कोर्ट के अंडर आते हैं। सेकेंड, तो इसका क्या मतलब है, इसका फायदा क्या होता है कि पूरे देश में न्याय का एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना रहता है। किसी राज्य का कानून और केंद्र का कानून दोनों पर आखिरी फैसला किसका होता है? सुप्रीम कोर्ट का होता है। यानी किसी राज्य का निर्णय गलत हो जाए तो जो सिटीजन है वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो जैसे कि एग्जाम्पल मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मान लो कि बिहार में किसी व्यक्ति को किसी कानून के तहत सजा मिली और वही कानून पूरे भारत में लागू है, तो वह व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। तो इससे एक रूपता बनी रहती है। सेकंड देखो कि सम कोर्ट्स अप्लाई बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज अनलाइक यूएसए, यानी कि अमेरिका से भिन्न है। यानी कि इस सेंटेंस के माध्यम से कह रहा है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून एक ही अदालत लागू करती है। जैसे कि अमेरिका में फेडरल सिस्टम में ऐसा तो है नहीं, वहाँ फेडरल कोर्ट्स और स्टेट कोर्ट्स अलग-अलग होती है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में अमेरिका जैसा नहीं है कि स्टेट में अलग कोर्ट और केंद्र में अलग कोर्ट है। हमारे देश में जो कोर्ट का एक एकीकृत चेन काम करता है, एकीकृत प्रणाली काम करती है। भारत में एक अदालती प्रणाली है, एक यूनिफाइड जुडिशरी है जो केंद्र और राज्य दोनों के कानून को लागू करती है। जैसे कि अगर कोई केस आईपीसी के तहत जुड़ा है या फिर किसी राज्य के कानून से, तो दोनों मामलों में वही कोर्ट सुनवाई करती है। तो इससे क्या होता है, न्याय प्रणाली सरल और संगठित रहती है। अगला देखो, सुप्रीम कोर्ट फेडरल एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है, भारत की फेडरल कोर्ट और हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। यानी कि और ये तीन बड़ी भूमिकाएं निभाता है। क्या? फेडरल एंड हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, यानी कि यह केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निपटारा करती है। जैसे कि केंद्र और राज्य के बीच विवाद क्या होता है? सीमा विवाद हो जाता है, जल विवाद हो जाता है, या कर को लेके, कर अधिकारिता को लेके विवाद हो जाता है। गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यानी कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स की ये रक्षा करता है सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी व्यक्ति का, किसी नागरिक का अधिकार सरकार भी छीन ले तो व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और ये प्रावधान कहाँ किया गया है? आर्टिकल 32 में ऐसा कहा गया है। गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये संविधान की भी रक्षा करता है, संविधान को भी ये गार्ड करता है। अगर संसद या सरकार संविधान का उल्लंघन करती है तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। तो इस तरीके से तुम देखो कि अगर संसद को ऐसा कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकती है। आगे देखो, इंडिपेंडेंस इंश्योर्ड बाय, यानी कि जो हमारे देश की जुडिशरी है उसकी हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता किन पॉइंट से सुरक्षित होती है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। तो सबसे पहले तो देखो, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, यानी कि न्यायाधीशों को उसकी मर्जी या सरकार की इच्छा से हटाया नहीं जा सकता है। केवल संसद के द्वारा एक इम्पीचमेंट यानी महाभियोग प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है।
फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस है किन लोगों की, जजेज की, यानी कि उनके वेतन भत्ते और सुविधाएं तय है, सरकार इसमें मनमाने तरीके से घटा और बढ़ा नहीं सकती है। एक्सपेंसेज ऑन कंसोलिडेटेड फंड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का खर्चा है सरकार के बजट से नहीं बल्कि भारत की संचित निधि से आता है ताकि कार्यपालिका का दबाव ना हो। नो डिस्कशन ऑन जजेस कंडक्ट, जो भी न्यायाधीश निर्णय देगा और उसके व्यवहार पर चर्चा नहीं की जा सकती है संसद और राज्य में विधानमंडलों पर। बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, जज सेवानिवृत्ति के बाद वकालत नहीं कर सकते हैं ताकि वो अपने कार्यकाल में किसी के प्रति पक्षपाती ना हो जाए, इसलिए ये प्रावधान किया गया है। पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट, अगर कोई व्यक्ति अदालत का अपमान करता है तो कोर्ट के पास ये अधिकार है कि वो स्वयं उसे सजा दे सकती है। सेपरेशन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि जो न्यायपालिका को सरकार से अलग रखा गया है, न्यायपालिका का क्षेत्र अलग है, सरकार का क्षेत्र अलग है, यानी जो न्यायाधीश है वो सरकारी नियंत्रण में नहीं होता है। तो इस तरीके से तुम देखो कि भारत का जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है ना, और ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी कि यह लोकतंत्र की तुम एक तरीके से बैकबोन भी इसे कहा जा सकता है, जो संविधान, अधिकारों और न्याय की को प्रोटेक्ट करता है। देखो अब टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जो भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसके बारे में अब हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो 6 फंडामेंटल राइट्स, यानी कि 6 मौलिक अधिकार। तो भारत के नागरिकों को संविधान ने 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों की जो स्वतंत्रता है, समानता है और नागरिकों की जो गरिमा है उसकी रक्षा हो। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे कि क्या फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पहला फंडामेंटल राइट दिया गया है राइट टू इक्वालिटी, जो 14 से 18 में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके थ्रू क्या कहा गया है कि इसका मतलब ही कानून की नजर में सब समान है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव किसी से नहीं किया जाएगा। इस तरीके से इसको समझ सकते हो कि अगर कोई सरकारी नौकरी या अवसर है तो सरकार किसी को भी उसकी जाति या धर्म के आधार पर नहीं रोक सकती है। तो ये जो राइट टू इक्वालिटी है 14 से 18 तक में, इसमें क्या शामिल है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, no discrimination, equal opportunity in public employment, abolition of untouchability, abolition of titles, ये सब समानता के अधिकार में मेंशन किया गया है। आगे देखो राइट टू फ्रीडम 19 से 22, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये नागरिकों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में क्या है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, सभा करने की स्वतंत्रता है, ऐसे ही बहुत सारी स्वतंत्रता 19 से 22 में दी गई है। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हो तुम कि अगर कोई किसी विषय पर अपनी राय सोशल मीडिया या अखबार में व्यक्त करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन यह स्वतंत्रता ऐसा नहीं है कि सीमाओं के परे है, इसकी एक सीमा है। हिंसा फैलाया नहीं जा सकता है अपने कमेंट के द्वारा, नफरत फैलाना इसका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आगे देखो कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, और यह फंडामेंटल राइट है जिसके थ्रू ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार का मानव शोषण नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 23 जो है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम को रोकता है, और 24 क्या है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम कराना इलीगल है। तो इस तरीके से देखो कि अगर कोई व्यक्ति गरीब बच्चों से ईंट भट्टों या फैक्ट्रियों में काम करवाता है तो यह संवैधानिक रूप से गलत है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आगे देखो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। यानी कि भारत वैसे भी एक धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर देश है, यहाँ कोई धर्म राज्य धर्म नहीं है, और हर धर्म को राज्य सम्मान की दृष्टि से देखता है, यानी कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को अपना सकता है, प्रचार भी कर सकता है और अपने धर्म को बदल भी सकता है। जैसे कि अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, या कोई भी धर्म ना माने तो ये उसका अपना व्यक्तिगत अधिकार होगा। कोई नास्तिक भी हो सकता है, कोई एथिज्म को भी फॉलो कर सकता है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स
2930 के अंतर्गत अब हम देखेंगे कि ये एक्चुअली ये अधिकार माइनॉरिटीज को अपनी संस्कृति और शिक्षा को बचाने के लिए और दिया गया है। तो आर्टिकल 29 में क्या है कि जो आप अपनी भाषा, लिपि और जो कल्चर है उसको सिक्योर रखने का उनको अधिकार दिया गया है माइनॉरिटीज को। और 30 में जो माइनॉरिटीज है वो अपने शैक्षणिक संस्थान, जो उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसको भी एस्टेब्लिश कर सकता है। तो यदि कोई ईसाई है, कोई मुसलमान है, वो अपना अलग स्कूल चला सकता है, उनको ये अधिकार दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट है। तो अगला देखो पर्पस क्या है इस इस जो हम पढ़ाई कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का पर्पस क्या है। पर्पस ये है कि प्रोटेक्ट सिटीजन्स, प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, लिमिट एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्रेटरी लॉज। यानी कि इसका पर्पस क्या है कि प्रमोट सिटीजन्स यानी कि नागरिकों की सुरक्षा और सम्मान की ये रक्षा करता है। प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी यानी कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जो राजनीतिक लोकतंत्र है, उसको ये मजबूत करता है। और जो एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका या सरकार की मनमानी को ये रोकता है। जैसे कि अगर कोई सरकार प्रेस की आजादी खत्म करना चाहे तो अदालत उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है। अगला पॉइंट देखो जस्टिसिएबल है। कौन सा? ये फंडामेंटल राइट्स जो है वो जस्टिसिएबल है, यानी कि कोर्ट कैन इन्फोर्स देम। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari और quo warranto। यानी कि जो ये जस्टिसिएबल का सबसे पहले मतलब समझो कि इन अधिकारों को अदालत में लागू कराया जा सकता है। यानी कि किसी व्यक्ति का मान लो अधिकार छीन गया है तो वह अदालत में जा सकता है। तो और उसके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके के रिट जारी करती है। उसमें क्या है? हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है, प्रोहिबिशन है, सर्सियोरी है और क्वो वारंटो है। तो एक एक करके हम देखेंगे। हैबियस कॉर्पस में क्या होता है कि किसी को गैर कानूनी हिरासत से मुक्त कराने के लिए होता है। मैंडमस में क्या होता है? किसी सरकारी अधिकारी को कर्तव्य पूरा करने का आदेश दिया जाता है। प्रोहिबिशन में निचली अदालत को केस सुनने से रोकना। सर्सियोरी में निचली अदालत का आदेश रद्द करना। और क्वो वारंटो में किसी व्यक्ति से उसके पद का अधिकार पूछना। तो अगर कोई अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो कोर्ट क्वो वारंटो जारी कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स की कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस पर लगाया जा सकता है। यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है यदि वह राष्ट्र की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ हो। ऐसा नहीं है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो जो मन आए वो अभिव्यक्त किए जा रहे हैं। कैन बी अमेंडेड कर्टेल्ड बाय पार्लियामेंट, और जो संसद है उसको अमेंड भी कर सकती है और कर्टेल भी कर सकती है। संसद इन अधिकारों में संशोधन भी कर सकती है बशर्ते कि मूल संरचना संविधान में आहत नहीं होना चाहिए, और कर्टेल भी कर सकती है। सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। इसको देखो क्या कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति हो जाए, जब राष्ट्रपति शासन लगा दे आर्टिकल 352 के तहत, तो अधिकांश मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। और केवल 20 और 21 को छोड़कर। 20 में क्या है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। 20 और 21 में क्या है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसको छोड़कर जितने भी मौलिक अधिकार है वो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं। इस तरीके से तुम देख सकते हो कि मौलिक अधिकार एवरी सिटीजन को, हर नागरिक को क्या करता है? सिक्योरिटी देता है, सम्मान देता है, स्वतंत्रता देता है। और ये भारत को एक पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक और एक जस्टिसिएबल सोसाइटी बनाने में मदद करता है। इन्हीं वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जीवंत दस्तावेज भी कहलाता है। तो देखो अब हमें पढ़ना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो लक्ष्मीकांत में तुम ये वाला टॉपिक देखो। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखो कि भारत के संविधान की अनूठी विशेषता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार। अब पार्ट 4 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ऐसा क्यों, किस लिए कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में भी कहा था कि दिस प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर द गवर्नमेंट, यानी कि ये सरकार के लिए निर्देशों का एक साधन है। तो इस तरीके से हम क्या समझ सकते हैं इसके बारे में कि ये अदालत में
लागू नहीं किए जा सकते हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार अदालत में लागू किए जा सकते हैं, लेकिन ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ये अदालत में लागू नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन ये सरकार का कर्तव्य होगा कि इन्हें नीति बनाते समय वो ध्यान में रखे। इसकी जो पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जब सरकार कोई नीति बनाएगी तो इन बातों को ध्यान में रखे, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो टाइप्स कितने प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं उसको देखो। सोशलिस्ट, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल, ये टाइप्स होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के, और हम एक एक करके इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, यानी कि समाज में आर्थिक और सामाजिक समानता लाने की इसकी जिम्मेदारी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। जैसे कि आर्टिकल 38 जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करने की बात करता है। उसी तरीके से आर्टिकल 39 समान वेतन, जीवन स्तर में सुधार, ये बात करता है। आर्टिकल 41 गरीबी और बेरोजगारी में सहायता। आर्टिकल 43 श्रमिकों को जीवन दान योग्य वेतन दिया जाए। ये क्या है? ये सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को एक न्याय योग्य बनाने की बात करता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखो कि मनरेगा जैसी योजनाएं, जहां हर गरीब व्यक्ति को न्यूनतम काम और मजदूरी तो मिलती ही है, ये इसी सिद्धांत का इंट्रोडक्शन था। सोशलिस्ट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के सोशलिस्ट कामों को ये दिखाता था, जो मनरेगा अप्लाई किया गया था हमारे देश में। गांधीयन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग क्या होता है कि महात्मा गांधी के आदर्शों को व्यवहार में लाया जाए, ऐसा कहा गया। जैसे स्वावलंबन, ग्राम स्वराज, स्वच्छता, शराबबंदी, कुटीर उद्योगों का विकास, ये सब जो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर बातें कही गई थी, वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के गांधीयन बातों में आता है। अगला देखो लिबरल इंटेलेक्चुअल, यानी कि उदार बौद्धिक सिद्धांत डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की क्या है कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय शांति होनी चाहिए। इसके बहुत सारे आर्टिकल है, आर्टिकल 44 है, 45 है, और तुम लक्ष्मीकांत में देख लेना कि कौन कौन सा आर्टिकल है। इस तरीके से क्या होता है, अब इसका पर्पस हम देखते हैं कि सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी प्लस वेलफेयर स्टेट बनाना, यानी कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का असली उद्देश्य है वो क्या है, भारत को एक सोशल इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की ओर ले जाना, यानी कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। इस तरीके से यह हमें केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता भी दिलाना चाहता है। जैसे कि सिर्फ वोट देने का अधिकार पर्याप्त नहीं है, अगर लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं है तो वो लोकतंत्र अधूरा है। तो डीपीएसपी का क्या मकसद है कि वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य बनाना, जहां हर व्यक्ति को जीवन की कम से कम मूलभूत आवश्यकताएं मिले। अगला देखो नेचर के बारे में डिस्कस किया जा रहा है कि उसका नेचर क्या है, नॉन जस्टिसिएबल। इसका नेचर नीति निर्देशक सिद्धांतों के नेचर, मतलब अदालतों में लागू नहीं किया जा सकता है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, लेकिन राज्य के लिए नैतिक दायित्व है। मतलब सरकार इसका अगर पालन नहीं करती है तो नागरिक अदालत में जाकर ये नहीं कह सकता है कि मेरे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लागू करो। जैसा फंडामेंटल राइट्स के बारे में मैंने तुमको बताया था कि यदि किसी नागरिक का मौलिक अधिकार हनन हुआ है तो वो कोर्ट जा सकता है, लेकिन ये अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हनन हुआ है तो वो कोर्ट नहीं जा सकता है। फोर्स क्या है, राजनीतिक जनता की राय, यानी कि भले ही ये कानून बाध्यकारी नहीं है लेकिन इसका बल राजनीतिक और जनमत है, यानी कि पब्लिक ओपिनियन है। अगर कोई सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों की अनदेखी करती है तो जनता अगले चुनाव में उसे सत्ता से बाहर कर सकती है, यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की आत्मा है। ऊपर देखो राज्य के लिए नैतिक दायित्व, भले ये जस्टिसिएबल नॉन जस्टिसिएबल है लेकिन ये राज्य का ये कर्तव्य होगा कि जब वो नीति बनाए तो इन जो डीपीएसपी के सिद्धांतों को देखे। अब हम 6 पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट केस मिनर्वा मिल्स 1980 में इसको लेकर क्या कहा गया, संविधान फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के संतुलन पर आधारित है, ऐसा
मिनर्वा मिल्स 1980 में कहा गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का केस था। इसमें कहा गया था कि भारतीय संविधान जो है वो मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच संतुलन पर बेस्ड है। मतलब अगर सरकार सिर्फ आर्थिक नीतियां ही नहीं बना सकती, बल्कि वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अगर करे, देखो, अगर सरकार सिर्फ आर्थिक नीतियां ही नहीं बना सकती, अगर वे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का यदि वो उल्लंघन करती है, तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक नीतियां बनाकर जो सरकार है उसको अधिकार मिल गया कि वो किसी भी नागरिक के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करे। दूसरी ओर अगर देखो कि फंडामेंटल राइट को इस तरह से नहीं बढ़ाया जा सकता कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बेअसर हो जाए। मतलब दोनों का बैलेंस बहुत ही जरूरी है, ऐसा मिनर्वा मिल्स केस में कहा गया था 1980 में। तो कंक्लूजन इसका इस तरीके से तुम समझ सकते हो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भारतीय संविधान का एक मोरल कंपास है, एक नैतिक मार्गदर्शक है। ये बताते हैं कि राज्य को कैसा होना चाहिए। जहां एक और फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करता है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या समाज के कल्याण की दिशा को दिखाता है। देखो, अब हमें पढ़ना है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, यानी कि मौलिक कर्तव्य। तो इसके बारे में अब हमें इस कंटेंट के माध्यम से समझना है। देखो, पहला सेंटेंस, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इधर देखो 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एडेड वन मोर ड्यूटी, एक और ड्यूटी ऐड किया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इस पूरे सेंटेंस को समझते हैं कि देखो, मौलिक कर्तव्य शुरू में संविधान में शामिल नहीं किया गया था। इसको कब शामिल किया गया? 1975-77 में जब इमरजेंसी लगाया गया इंदिरा गांधी सरकार ने, तब 42वां संविधान संशोधन पार्ट 4A के तहत नागरिकों के कर्तव्य जोड़े गए, एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और उस समय केवल 10 कर्तव्य थे। और 2002 में क्या किया गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। वो मूल कर्तव्य था बच्चों को 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा दिलाना। तो इस तरीके से अब टोटल कितने हो गए फंडामेंटल ड्यूटीज? 11 हो गए। सेकंड देखो, कॉन्स्टिट्यूशन लोकेशन, पार्ट 4A आर्टिकल 15A 51A, यानी कि संविधान, यानी कि इस को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं इस सेंटेंस को कि पार्ट 4A को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका शीर्षक क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों के फंडामेंटल ड्यूटीज। और यह जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स था जो पार्ट 4 में हमने देखा था, इसके ठीक बाद रखा गया, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के ठीक बाद इसे फंडामेंटल ड्यूटीज को रखा गया, ताकि यह स्पष्ट होगा जाए कि नागरिक जीवन को दिशा देने का कार्य ठीक तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से तुम देखो कि टोटल 11 ड्यूटीज हैं। उन 11 ड्यूटीज में क्या है, 1976 में जब यह लाया गया तो 10 ड्यूटीज थे, और 2002 में मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर एक और ड्यूटीज ऐड कर दिया गया, तो 11 ड्यूटीज हो गया। तो इस तरीके से अब टोटल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? 11। तो अब संविधान कहता है कि जो शिक्षा का अधिकार है, जो लास्ट में ड्यूटीज ऐड किया गया आर्टिकल 21A के तहत, वो नागरिक का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए। ये दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं। कुछ की ड्यूटीज के बारे में अब हम जानेंगे। रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम, प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, प्रमोट ब्रदरहुड, प्रिजर्व कल्चर, यानी कि ये सब भी हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है। जैसे कि रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लैग एंड एंथम, यानी कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। यह हमारे नेशनल सिंबल्स की गरिमा बनाए रखने का कर्तव्य है। जैसे कभी भी राष्ट्रगान के दौरान बैठना या मजाक बनाना इस संविधान के प्रति अनादर माना जाएगा। उसी तरीके से कहा जा रहा है कि प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, यानी कि देश की जो संप्रभुता, एकता और अखंडता है उसकी रक्षा करना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। इसका मतलब क्या है कि भारत के खिलाफ किसी भी गतिविधि में भाग न लेना, उसका समर्थन न करना। आगे है प्रमोट ब्रदरहुड, यानी कि सभी धर्मों और भाषाओं के बीच भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना। और प्रिजर्व कल्चर, यानी कि अपनी संस्कृति धरोहर को संरक्षित रखना, जैसे कि योग, आयुर्वेद या भारतीय शास्त्रीय नृत्य,
नृत्य, ये सब हमारे कर्तव्य हैं कि हम इन्हें जिंदा रखें, ना कि विदेशी संस्कृति के पीछे भागे। कुछ पर्पस है हमारे इस फंडामेंटल ड्यूटीज के, उसको भी देखते हैं कि रिमाइंड सिटीजन्स दैट राइट्स कम विद ड्यूटीज टुवर्ड्स कंट्री, सोसाइटी एंड फेलो सिटीजन्स। देखो, अगर हम केवल फंडामेंटल राइट्स मांगेंगे, यानी कि मौलिक अधिकार मांगेंगे और ड्यूटी नहीं निभाएंगे, तो यह लोकतंत्र अधूरा रहेगा। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस को समझ सकते हैं कि यदि हम चाहते हैं कि देश साफ सुथरा हो, लेकिन अगर हम खुद सड़कों पर कचरा फेंक दें, तो क्या यह हमारे कर्तव्य का उल्लंघन नहीं है? इसलिए कहा जाता है कि आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, कि आप कंट्री के लिए क्या करते हैं ये जरूरी है, कंट्री आपके लिए क्या कर रहा है ये बाद की बात है। आगे देखो, नेचर नॉन जस्टिसिएबल है, कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट, यानी कि इससे पहले जो हमने नीति निर्देशक तत्व यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ा था, उसी के समान ये भी नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि अदालत में लागू नहीं किया जा सकता है। मगर अगर जैसे कि अगर कोई नागरिक संविधान का अपमान करता है, तो उसे नैतिक या सामाजिक रूप से गलत तो कहा जा सकता है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम पर उसको सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे कुछ मामलों में, जैसे राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान, संसद ने अलग अलग कानून बनाकर सजा तय की है। जैसे प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के तहत संसद ने इस बात को कहा है कि कुछ मामलों में तो सजा दी जाएगी, जैसे कोई अगर राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान करे, लेकिन अधिकतर मौलिक कर्तव्य के मामले में यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसको सजा नहीं मिलती है। तो इस तरीके से वो नॉन जस्टिसिएबल है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि अधिकारों का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना चाहिए, और उससे उससे पहले जरूरी है कि हम अपने कर्तव्य का पालन करें, वही सच्चा नागरिक कहलाएगा। यही हमारे संविधान की मूल भावना है। तो देखो, अब हमें पढ़ना है सेक्युलर स्टेट, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य। इसके कंटेंट के माध्यम से समझेंगे कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। डेफिनेशन देखो, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, नो ऑफिशियल रिलीजन, यानी कि जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। इसका मतलब भारत सरकार किसी भी धर्म को राज्य धर्म नहीं मानता है। न तो हिंदू धर्म, न तो इस्लाम और ईसाई धर्म किसी को भी राज्य ऑफिशियल रिलीजन घोषित नहीं करता है, यानी कि हर नागरिक को बराबर सम्मान दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। तो यही सेक्युलरिज्म की भावना ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है। आगे देखो, प्रियम्बल, secular aided by 42nd amendment 1976 ensure liberty of belief, faith and worship, यानी कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के जरिए सेक्युलर शब्द यानी कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, और इंश्योर या क्या करता है, सभी नागरिकों को इंश्योर करता है विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, ये सभी नागरिकों को देता है। जैसे कि इसको इस तरीके से समझो कि 1976 में जब इंदिरा गांधी सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े, उसमें था सेक्युलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। तो इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत न तो धर्म आधारित देश है और न ही धर्म के खिलाफ देश है। तो इसका क्या उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को अपने धर्म में विश्वास करने, उसका पालन करने और उसे पूजा करने की पूरी आजादी मिले, यानी कि इस तरीके से ये लिबर्टी टू बिलीव, फेथ और वर्शिप था। आगे देखो, इक्वालिटी, यानी कि आर्टिकल 14 से 15 में जो समानता की बात कही गई है, उस इक्वालिटी का क्या मतलब है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, यानी कि अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी लोग कानून के समान सामने समान है, और अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके लिए एक समान कानून है। देखो, फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सरकारी नौकरियों में जो भर्ती होती है किसी भी धर्म के आधार पर नहीं होगी, हर नागरिक को अपनी योग्यता के आधार पर समान अवसर दिया जाएगा। मतलब केवल प्रतिभा और योग्यता मायने रखती है, धर्म नहीं। आगे देखो, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि आर्टिकल 25 के जरिए किसी धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है, यानी कि हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह किसी भी धर्म को माने, पालन करे और प्रचार करे।
लेकिन यह स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के अधीन है। अगर किसी धार्मिक गतिविधि से समाज में हिंसा या अशांति होती है तो सरकार उसे सीमित कर सकती है। 6 में लिखा हुआ है रिलीजियस मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन, आर्टिकल 26-27 और आर्टिकल 28 के तहत मैनेज वन रिलीजियस अफेयर्स, नो टैक्सेस फॉर रिलीजन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन स्टेट स्कूल्स। यानी कि देखो अनुच्छेद 26 में ये कहा गया है कि हर धर्म अपने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर आदि का खुला संचालन कर सकता है। आर्टिकल 27 में किसी भी धर्म के प्रचार हेतु कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। 28 का क्या मतलब है कि जो सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी राज्य और धर्म दोनों अलग-अलग है। इस सेंटेंस के थ्रू हम समझते हैं। 7 में क्या कहा गया है कि कल्चरल एंड माइनॉरिटी राइट्स, जो आर्टिकल 29 और 30 में कहा गया है, इसके थ्रू कंजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, माइनॉरिटीज कैन रन इंस्टीट्यूशंस। यानी कि भारत की यह खासियत क्या है कि ये बहुत सारी भाषाओं और संस्कृतियों का एक बहुल समाज का हमारा देश है। और संविधान कहता है कि जो माइनॉरिटीज है जैसे मुसलमान, ईसाई, सिख अपने स्कूल, कॉलेज चला सकते हैं और अपने जो उनकी संस्कृति है उसको संरक्षित कर सकते हैं। किसके थ्रू? आर्टिकल 29-30 के थ्रू। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही गई है आर्टिकल 44 के तहत, जिसका मतलब यह है कि सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान नागरिक कानून होगा। जैसे तलाक, शादी, विरासत आदि के नियम सबके लिए समान होंगे। और ये समझ लो कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी है, मतलब सरकार को कोशिश करनी है लेकिन यह बाध्यकारी नहीं है सरकार पर। पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की भावना हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, मतलब इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन टू ऑल रिलीजन्स, नो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, ओनली टेम्पररी SC/ST रिजर्वेशन। तो हमारे देश में जो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म अपनाया गया है उसके तहत राज्य का ये कर्तव्य है कि हर धर्म को वह बराबर सम्मान और सुरक्षा देगा। वो अमेरिका की तरह नेगेटिव सेक्युलरिज्म नहीं है कि वहाँ पर चर्च अलग है और राज्य अलग है, धर्म अलग है और स्टेट अलग है। हमारे देश में हर राज्य सभी धर्मों का आदर करेगा, ये पॉजिटिव सेक्युलरिज्म का हमारा देश एग्जाम्पल प्रस्तुत करता है। तो भारत किसी भी धर्म का देखो विरोध करता नहीं है, सबको समान महत्व देता है, लेकिन धर्म के आधार पर राजनीतिक प्रतिनिधित्व तो हमारे देश में भी नहीं है। जो आजादी के पहले राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया गया था धर्म के आधार पर मुस्लिमों को और बहुत सारे महिलाओं को और बहुत सारे माइनॉरिटीज को, दलितों को भी दिया गया था, वो अभी नहीं है। लेकिन सामाजिक समानता के लिए ST/SC को अस्थायी आरक्षण दिया जा सकता है। देखो अब हमें पढ़ना है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही अद्भुत फीचर है और इसके बारे में हम इस कंटेंट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट देखो डेफिनेशन, एवरी सिटीजन जो 18 प्लस है, 18 प्लस ईयर्स हैज द राइट टू वोट, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, रिलीजन, सेक्स, लिटरेसी, वेल्थ। यानी कि इसको इस तरीके से तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि सबसे पहले हम समझते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है। यानी कि ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले देखो कि जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है उसे मतदान करने का अधिकार है, चाहे वो और ये अधिकार सबको बराबर मिला हुआ है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, पुरुष हो या महिला हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब वोट दे सकते हैं। तो ये जो यूनिवर्सल शब्द है इसका सीधा सा मतलब है कि सभी के लिए समान। तो भारत के लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि यहाँ जनता अपने प्रतिनिधि को स्वयं चुनती है। तो ये जो फर्स्ट डेफिनेशन हम देख रहे हैं, इसी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करता है कि चाहे कोई भी हो, 18 प्लस ईयर्स हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, वो अपने लिए सरकार चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता है। सेकंड देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन अडॉप्टेड फॉर इलेक्शन टू लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, यानी कि भारत के संविधान ने यह तय किया है कि लोकसभा जो केंद्र स्तर के लिए है और राज्य विधानसभा जो राज्य स्तर के लिए है, दोनों के लिए ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के आधार पर इलेक्शन होंगे। यानी भारत में किसी को वोट देने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए, बस इतना योग्यता काफी है कि 18 साल उसकी पूरी उम्र हो जानी चाहिए और उसका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। तो भारत की लोकतंत्र क्या है, वो पीपुल बेस्ड है, वो जन आधारित है। आगे देखो
voting age reduced from 21 to 18 years by 61st Amendment Act 1988। यानी कि इस सेंटेंस में कहा जा रहा है कि पहले 21 वर्ष की उम्र में जो नागरिक वोट देते थे 1988 में क्या हुआ, 61वां संविधान संशोधन हुआ और वोट देने की उम्र 18 वर्ष कर दी गई। इसका एम क्या था कि युवा वर्ग को भी लोकतंत्र में भागीदारी करने का मौका मिले। तो इससे युवा शक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिससे भारत का लोकतंत्र और स्ट्रॉन्ग हुआ। तो 18+ नागरिक वोट देकर देश की एक दिशा तय करता है इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को थ्रू। आगे देखो इसका क्या सिग्निफिकेंट है, क्या यह महत्व रखता है हमारे लिए। बोल्ड स्टेप डिस्पाइट लार्ज पॉपुलेशन, पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी एंड इलिटरेसी। यानी कि देखो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है इस सार्वभौमिक देश मताधिकार को अपनाया, ये बहुत ही बोल्ड कदम था, क्योंकि वैसे भी हमारे देश जब स्वतंत्र हुआ तब देश में बहुत सारी गरीबी थी, साक्षरता बहुत कम थी, समाज में इतनी सारी इनइक्वालिटी थी। फिर भी हमारे संविधान निर्माताओं ने यह जो साहसिक कदम उठाया था कि हर व्यक्ति चाहे वह अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या नहीं, उसे वोट देने का समान अधिकार मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक जो एक्सपेरिमेंट था या और आज यह निर्णय भारत के लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता साबित हुआ है। तो इस तरीके से आगे देखो इम्पैक्ट ऑन डेमोक्रेसी, यानी कि जो लोकतंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा इसका। ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र बहुत अधिक व्यापक हुआ। कैसे? भारत में हर नागरिक जब वोट करेगा, हर नागरिक की जब भागीदारी होगी, तो इससे लोकतंत्र कुछ वर्गों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर वर्ग, हर व्यक्ति इसमें शामिल होगा। तो ये जन-जन का लोकतंत्र बनकर सामने आएगा। तो ये हुआ ना, ब्रॉड बेस्ड डेमोक्रेसी बन रहा है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के थ्रू। इनहैंसेस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज ऑफ सिटीजन्स, यानी कि जब हर व्यक्ति को ऐसा लगेगा कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन है देश में, तब कोई नागरिक वोट देता है तो इससे एहसास होता है कि राय, उसकी राय भी मायने रखती है देश में, उसकी राय से देश की सरकार बनती है, तो उसे आत्मसम्मान देता है, तो वह भी राष्ट्र निर्माण में एक तरीके से भागीदार बनता है। अपहोल्ड्स इक्वालिटी, यानी कि समानता की भी यह रक्षा करता है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, या समानता की भी रक्षा करता है। कैसे? कि हर वोट की कीमत बराबर एक ही होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का वोट हो, चाहे आम नागरिक का वोट हो, उसका मूल्य जो है वो एक होगा। इसे समानता का सिद्धांत लोकतंत्र के केंद्र में बना रहता है। आगे देखो प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी कि यह अल्पसंख्यकों के हित की भी सुरक्षा करता है। किस तरीके से? जब सबको समान मतदान अधिकार मिलेगा तो अल्पसंख्यकों की आवाज भी चुनाव में सुनी जाएगी, तो हर किसी के वर्ग का वर्चस्व नहीं रह पाता है। ऐसा नहीं है कि कोई खास वर्ग का वर्चस्व हो गया, क्योंकि माइनॉरिटी जो है उनकी भी आवाज सुनी जाएगी, वो भी अपने लिए एक अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट कर सकता है। आगे देखो क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शन, यह कमजोरों के लिए नए अवसर प्रदान करता है, क्योंकि जब गरीब, दलित, मजदूर, किसान सभी वोट देते हैं तो नेता इन वर्गों की समस्याओं पर ध्यान देने को मजबूर होंगे। नेता जब सोचेंगे कि हम इनको वोट देंगे, हम इनके लिए काम करेंगे, तो ही तो ये हमें वोट देंगे। तो इस तरीके से जो वीकर सेक्शन है उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो ये नीतियां ज्यादा इंक्लूसिव होती है। तो इस तरीके से हमने इस समझा इस यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी को। और भी बहुत सारे फीचर्स हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि और क्या-क्या फीचर्स हैं। अगले वीडियो में हम फिर से देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। तो अगले वीडियो में तुम मेरे साथ बने रहना।